नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, तो आप लोग तैयार होंगे मेरा मानना है, और एकदम कुशल मंगल भी होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? देखो, ओलंपिक की जब बात आती है तो लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो आओ, तो एक एक करके इनके जो बारे में बात करते हैं। जैसे सिडनी ओलंपिक जो होते हैं 2000 में होते हैं। सिडनी ओलंपिक 2000 की हम बातें कर रहे हैं बच्चों। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा मेडल जीता बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसको मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्य पदक जीता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कांस्य पदक जो जीतते हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। हमारे को आंसर तो मिल गया। अब बात आती है बच्चों ओलंपिक के बाद। अब मैं आपको ओलंपिक के इतिहास की कहानी बताता हूँ, पूरे के पूरे ओलंपिक से कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे ओलंपिक की हिस्ट्री यानी कि ओलंपिक इतिहास। ओलंपिक इतिहास की जो कहानी है वो 776 ईसा पूर्व प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? 776 ईसा पूर्व प्रारंभ होती है बच्चों। ईसा पूर्व ये प्रारंभ होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि भैया देखो, मॉडर्न ओलंपिक जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1896 में होती है। कब होती है बच्चों? 1896 में। यानी कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत ठीक है कब होती है बच्चों? 1896 में होती है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो बनता है वो बनता है 1894 में। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1894 में किसकी स्थापना हुई है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। 1894 में स्थापना हो जाती है और 1896 में ओलंपिक प्रारंभ हो जाते हैं। और कहाँ प्रारंभ होते हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथेंस ग्रीस के अंदर। जिस जगह का नाम है बच्चों वो क्या है इसका, जहाँ पर ये ओलंपिक प्रारंभ होते हैं? एथेंस ग्रीस। मेरा मानना है वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, हाँ जी, वॉइस क्लियर है ना? ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसके आगे और चलते हैं। जैसे 1894 से अपन आगे चलते हैं। 1894 से जब अपन आगे चलते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है? जैसे 1900 भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। भारत ने पहली बार जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है वो 1900 होता है। भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लेता है। ओलंपिक में भाग लेता है। ठीक है, पार्टिसिपेट जो करता है वो कब करता है? 1900 में। अब दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है यहाँ से कि पहली बार महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट टाइम फीमेल्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। फीमेल्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट बने। एक तो फीमेल्स को लेकर आपसे पूछा जाएगा कि महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, भारत ने कब पार्टिसिपेट किया। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे और चलते हैं। फिर नेक्स्ट ओलंपिक आता है, वो आता है 1904। 1904 में पहली बार मेडल व्यवस्था की जाती है। इससे पहले भी मेडल दिए जा रहे थे, जैसे आज व्यवस्था है गोल्ड की, सिल्वर की एंड ब्रॉन्ज की। ये तीनों एक सीरीज में दिए जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन वाले को गोल्ड दिया जाता है, थर्ड पोजीशन पे जो रहता है उसे क्या दिया जाता है? जो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक दिया जाता है। इससे पहले दो ही पदक दिए जाया करते थे, जिसका नाम, एक का नाम है सिल्वर, एक का नाम है ब्रॉन्ज। फर्स्ट पोजीशन पे जो आता था उसको सिल्वर दिया जाता था और सेकंड पोजीशन पे जो आता था उसको दिया जाता है ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन के लिए कोई भी पदक नहीं था। तो मेडल व्यवस्था प्रारंभ होती है। क्या प्रारंभ होता है बच्चों? मेडल व्यवस्था प्रारंभ होती है। प्रारंभ
होती है। जैसे फर्स्ट पोजीशन वाले को क्या दिया जाएगा बच्चों, गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्वर्ण पदक बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। दूसरा सेकंड, गोल्ड के बाद हम कहाँ चलते हैं बच्चों, सिल्वर पे चलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग रजत पदक बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर चलते हैं तो वहां पे आता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्य पदक बोलते हैं। तो ऐसे करके तीनों, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को गोल्ड मेडल, सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर मेडल और थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये घटना कब होती है, 1904 में होती है। इसके और आगे चलते तो 1913 आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 1913 और 1914 दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1913 में क्या होता है, रिंग्स की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, रिंग। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बनाना पड़ेगा। रिंग्स की शुरुआत होती है। रिंग्स की शुरुआत कैसा होता है, रिंग्स की जो फ्लैग होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे आपने ये वाला सिंबल आपने देखा होगा, जैसे 5 रिंग्स होती हैं, एक दूसरे से भिड़ी हुई होती हैं, ऐसे करके। इसमें 5 कलर्स होते हैं, 5 कलर्स होते हैं, 5 कलर्स होते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट को बताते हैं। अलग अलग महाद्वीप के बारे में ये लोग बताते हैं। अलग अलग महाद्वीप के बारे में क्या कर रहे होते हैं, ये बताते हैं। ये बात आप लोग आगे ध्यान रखना। आगे जब चलते हैं तो 1914 आता है। तो फ्लैग की जो बनाया, पियरे ने फ्लैग सुझाया। ये पियरे नाम के व्यक्ति, उन्होंने फ्लैग के बारे में बताया। तो वो कब बताया, 1940 में। लेकिन फ्लैग जो शुरुआत होती है, फ्लैग की जो शुरुआत होती है वो होती है 1920 में। पहली बार फ्लैग की शुरुआत कब होती है, 1920 में होती है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी इसके आगे जब हम चलते हैं तो 1924 आता है, जब पहली बार विंटर ओलंपिक प्रारंभ होते हैं। कौन से ओलंपिक प्रारंभ होते हैं, विंटर ओलंपिक। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो बच्चों हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे समर ओलंपिक्स के बारे में। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अभी जो बात चल रही है वो समर ओलंपिक की चल रही है, लेकिन 1924 में पहली बार सब विंटर ओलंपिक प्रारंभ होते हैं। कौन से ओलंपिक प्रारंभ होते हैं, 1924 में विंटर ओलंपिक प्रारंभ हो जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फिर आता है 1924 तो इसमें पहली बार मसाल का यूज किया जाता है, मसाल का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पहली बार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है 1960 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट, जैसे आजकल मैच आते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसके इतिहास में चलेंगे होस्ट कंट्रीज पर। अब कहाँ चलने वाले हैं बच्चों, होस्ट कंट्री पे हम लोग बात करने वाले हैं। होस्ट कंट्री में 2020 की अगर बात करूँ तो टोक्यो जापान ने किया था, टोक्यो जापान। अब आगे चलते हैं 2024 में पेरिस फ्रांस ने किया था। 2028 का जो है एलए यानी कि अमेरिका है, लॉस एंजलिस। 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया है। और 2036 का अभी पता नहीं है। पता होने से मतलब है कि अभी अनाउंस ही नहीं किया है। हाल ही में जो ओलंपिक हुए थे बच्चों वो कब हुए थे, 2024 में ओलंपिक हुए थे पेरिस के अंदर। ठीक है, भारत ने कुल मिला के अवार्ड जीते हैं 6। ठीक है, अब ओलंपिक मेडल तो जीत लिए। अब बात यहां से आती है भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और विश्व से कितने गए थे, तो विश्व के सभी मिलाकर 10,714 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल गेम्स कितने थे बच्चों, 32। ये तो टोटल प्लेयर हो गए, ये क्या हो गया, टोटल प्लेयर्स हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टोटल गेम्स की जब बात करते हैं तो टोटल गेम्स कितने हो जाते हैं, 32। स्पर्धाएं कितनी हो जाती हैं, 329। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए,
यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने को कानूनी घोषणा क्या कहते हैं? जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने किसी से लोन ले रखा था, जैसे कि मैंने कहा यह बैंक है बच्चों, ये क्या है? ये बैंक है बच्चों। बैंक से आपने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। बैंक से आपने लोन ले रखा, लोन को आप चुका नहीं पा रहे। किसको नहीं चुका पा रहे? लोन को चुका नहीं पा रहे, यानी ऋण को नहीं चुका पा रहे, ठीक है। अब जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी से अधिक लोन है तो उसे बोलते हैं दिवालिया। पागलपन को नहीं, दिवालियापन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिवालियापन, यानी बैंकरप्ट। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यह व्यक्ति किसी द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ है, ऋण को नहीं चुका पा रहा, अपनी संपत्ति बेचकर भी नहीं चुका पा रहा है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, आपकी प्रॉपर्टी जो है मात्र 5 लाख रुपए की है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये तो लोन अमाउंट है और ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम दिवालियापन, बैंकरप्ट हो जाना। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? दिवालियापन, यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? मगध, ठीक है, मगध बहुत पुराना सिटी है। इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? अथर्ववेद में इसका उल्लेख हमें मिलता है। बिहार में है ये करंट में, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हर्यक वंश का यहाँ राज्य होता है। किसका राजवंश होता है बच्चों? हर्यक वंश का यहाँ राजवंश होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मगध, अब मगध से जो नदी निकलती है वो बिहार से गंगा निकलती है और सोन नदी निकलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती को क्या कहा जाता है? जुड़वा नदी कहा जाता है, यानी ट्विन नदी कहा जाता है, जुड़वा नदी कहा जाता है। तो अब गंगा और सोन के बारे में बात करते हैं, गंगा के बारे में, ठीक है। आइए, कैसे? जैसे मैंने भारत का मैप अभी बना दिया आपके लिए। ये सही से आज बन ही नहीं रहा है, मैं दोबारा बनाता हूं इसको, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो देखिए क्या बातें करेंगे अपन। यहाँ से अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी की 2 नदियों के मिलने से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है बच्चों ये नदी? देवप्रयाग में। तो यहाँ से निकलती हुई नदी उत्तराखंड से कहाँ नहीं जाती है? फिर इसके बाद ये यूपी थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं यहाँ पे। यूपी के बाद कहाँ जाती है बच्चों? बिहार के बाद झारखंड के बाद जो जाती है बच्चों ये वेस्ट बंगाल में जाती है, ठीक है। उसके बाद सीधा पाकिस्तान नहीं, बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से ये सीधे की सीधी जाती है बांग्लादेश के अंदर, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है। इस हिसाब से 5 राज्यों से निकलती है, जिसका एक का नाम है उत्तराखंड, ठीक है, एक का नाम है बच्चों यूपी, एक का नाम है बच्चों बिहार, और एक का नाम क्या है बच्चों? झारखंड, और एक का नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन 5 राज्यों से ये निकलती है। भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ये क्या है बच्चों? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका 5 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 किलोमीटर। इसका जो टोटल लेंथ है इस नदी की 2525 किलोमीटर है, ठीक है। निकलती कहाँ से? ये देवप्रयाग मिलती है, उत्तराखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल से भारत का आखिरी राज्य होता है, और बांग्लादेश की यानी कि बंगाली खाड़ी में चली जाती है। इससे एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसे हम विश्वासघाती कहते हैं। गंगा की विश्वासघाती नदी कहते हैं, गंगा की विश्वासघाती नदी कहते हैं, जिसका नाम है हुगली। गंगा की विश्वासघाती नदी हुगली, ठीक है। हुगली के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता किसकी कैपिटल है? वो है वेस्ट बंगाल की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसके बारे में है? गंगा के बारे में। तो मगध, गंगा, सोन, ये बात आप ध्यान रखना। नर्मदा और ताप्ती को क्या कहा जाता है? जुड़वा नदी कहा जाता है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें बिहार का है, पुराना है, जुड़वा नदी है, ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती कहाँ थी? तो ये सतपुड़ा से निकलती है बच्चों। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से ये निकलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना,
इनके बारे में बता दो सर। चलो आओ मैं बता देता हूँ। ये इनके पहले बात करते हैं इनके बारे में, फिर इसके कृष्णा के बारे में, ठीक, फिर तुंगभद्रा के बारे में। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जैसे मैं तुंगभद्रा के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य निकलती है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। अब विजयनगर साम्राज्य से तो निकल रही है। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर एंड बुक्का ने, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इनकी जो कैपिटल है वो है हम्पी, ये बात भी हमें यहाँ से याद रखनी है। तो आप देख लो एक बार विजयनगर के बारे में, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। एंड कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सोन की भी ध्यान रखनी है अपन ने। सोन और गंगा, गंगा के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नहीं निकलती, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में, तो मैं आपको बता दूंगा जैसे क्लिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। सारी चीज़ें याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे आप बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है। ये ध्यान रखना, अगर ये भी पूछ ले, नर्मदा और ताप्ती निकलती हैं सतपुड़ा से, ठीक है। ये महाबलेश्वर से निकलती हैं, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और ये सोन नदी अमरकंटक ही सही है। माइंड में क्लिक हो रहा है धीरे धीरे, अब हो चुका है, तो अब आप नोट डाउन इसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए, भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम कहाँ होता है? अगर ये बच्चा कोई गलत कर रहा है तो उसकी समस्या है, तो ये होता है देवप्रयाग में होता है, ठीक है ना। देवप्रयाग का मतलब है ईश्वरीय भूमि, ईश्वरीय भूमि। अभी मैंने गंगा के बारे में आपको बताया, तो कौन सी नदी का मिलन होता है? यहाँ गंगा नदी का। तो ये बात, सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? देखो मैं आपके नेक्स्ट पेज पे बहुत शानदार चीज़ बताता हूँ। देखिए, विटामिन ए जो होती है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। तो अपना आंसर तो यहीं मिल गया, ये देखिए विटामिन ए आंसर यहाँ से मिल गया। अब विटामिन B3 से पैलेग्रा होता है। विटामिन B9 से क्या होता है बच्चों? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B12 से क्या होता है? पेनिशियस एनीमिया होता है। और विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D से रिकैट्स होता है। और विटामिन K से इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग, इससे क्या होता है? ब्लड जब बहरा होता है उसकी क्लोटिंग बनने में प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर बार जब विटामिन से या उनकी बीमारियों से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आता है, बेरी के बारे में आता है, पैलेग्रा के बारे में आता है, विटामिन D से जो रिकैट्स होता है, जो यहाँ पर ब्लड के थक्के नहीं बनते, क्लोटिंग जिसे बोलते हैं, रक्त के थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एक साथ इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे तो। चलिए आगे चलें अपन लोग, आपकी इजाज़त हो तो बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। शब्द खेल है, इनको जोड़ना है। कौन सा खेल जो है किस शब्द से संबंधित है? जैसे पेनल्टी किक, ठीक है, और ग्रीको रोमन, ठीक है। पेनल्टी किक फुटबॉल में होती है और ग्रीको रोमन होती है रेसलिंग के अंदर। तो ये दोनों ही गलत हैं, ना तो एक आंसर होगा ना ही सेकंड आंसर होगा। तो आंसर इज, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में गड़बड़ है तो इसका डी आंसर मानने हो, ना ना फर्स्ट ना सेकंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हिंदी वाले भी क्या करेंगे? इसका डी आंसर ही करेंगे। इंग्लिश मानने होगी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी भी यही बोलता है। एसएससी जब लिंगुअल में कोई मिस्टेक आती है तो वो इंग्लिश को प्रेफरेंस देता है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे भी प्रेफरेंस देंगे, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो स्केलेटन यानी कंकाल से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्डिक हृदय से संबंधित होता है, ठीक है। सिस्मोइड जो होता है ये पेशी को जोड़ता है हड्डी से, तो ये तो नहीं है। और स्मूथ यानी 3 टाइप कौन कौन से हैं? स्केलेटन है, कार्डिक है और स्मूथर कौन सा नहीं है? तो यही हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोक है बिहू, ठीक है। बिहू गीत है, कौन से हैं? बिहू गीत। यहाँ के लोकगीत एक और फेमस है, जैसे हम बोर गीत बोलते हैं, एक और फेमस है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? बोर गीत बोलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बिहू जो गीत हैं वो असम में बहुत फेमस हैं, ठीक है। आ जाइए आगे नेक्स्ट चलते हैं।
असम का एक चीज़, हाँ मुझे याद आया भी, असम के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ का एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम क्या है बच्चों? सत्रिया। तो आपसे पूछ ले कि सत्रिया क्लासिकल जो डांस है वो किस राज्य से रिप्रेजेंट होता है, तो असम से होता है। ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, या रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ये जो बताया गया है, ये बताया गया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इस मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को प्रदर्शित करता है बच्चों? कौन सा करता है? तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल 14 करता है। ये भाग 3 में आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये लिया गया था। किस भाग में आता है? तो ये आता है भाग 3 में, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अडॉप्ट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। 14 आर्टिकल नंबर कौन सा है? ये 14। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। 23 फोर्स लेवर के बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला। अब एक बात ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ पे। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। अब यहाँ से जो पूछा गया क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक तो है सुप्रीम कोर्ट और एक क्या है बच्चों? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों की बताया, तो हाई कोर्ट की तो है लीला सेठ। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा, हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है, तो स्टेट हाई कोर्ट की तो है लीला सेठ। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की बताइए, तो फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की कौन है बच्चों? फातिमा बीबी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला हाई कोर्ट कब था। पहला हाई कोर्ट कौन सा था? पहला हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कई बार बता चुका हूँ आपको, तो आपको ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? एक अर्धपरागम में झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है, तो वो क्या होता है बच्चों? उत्क्रम परासरण होता है, ठीक है। उत्क्रम परासरण होता है, रिवर्स ऑस्मिस होता है। और आपको मैं परासरण के हमारे शरीर में एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि परासरण हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। जैसे हमारा वृक्क होता है, यानी कि किडनी जो होती है रक्त से जल को रक्त से यानी कि ब्लड से क्या निकालने का काम करती है? जल निकालने का काम करती है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये काम कर रही है, इसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को परासरण। इसका रिवर्स जब कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रम में परासरण। ये बात अपन को यहाँ से, ये मैंने ह्यूमन को एग्जाम्पल देके बताया यहाँ पे, ठीक है। आइए, भारत के राज्यों को मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है, तो वो कौन से मानसूनों के बारे में बात कर रहे हैं? उत्तर पश्चिम। ये बात आप लोग ये ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी मानसून, ठीक है। अब जो मानसून है शब्द जो आता है वो कहते हैं कि ये अरबिक वर्ड है, अरब वर्ड से आया था, यानी कि ये अरबिक वर्ड है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्त शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित बच्चों किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? मानसून कीचड़ उत्सव जो वो है चिकालो कालू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। सरहुल, कर्मा, लंदेना भी कहाँ से है? ये भी गोवा से है। ये बात भी ध्यान रखना। तो गोवा का हमारा जो आंसर है यहाँ पे चिकलकालो है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय का आगे से है, ग्रीनविच रेखा से कितना आगे ही हमसे पूछा गया, तो ये बच्चों 5.5 घंटे आगे है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो 5 घंटे 30 मिनट, तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है तो निम्नलिखित किसे चुनेगा? जो सस्ता होगा और आसानी से काम करेगा वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्योंकि आसान काम करता है और सस्ता होता है, ये सस्ता प्रिंटर होता है। आपने जो दुकानों पर जो प्रिंटर देखे होंगे वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है। बिल्कुल सही है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये व्यापार योग्य क्या है, ये साधन है। उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन कहा जाता है। बिल्कुल दोनों के दोनों यहाँ से सही है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ से डी। एक बार देख लीजिए आप आराम से, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। 43 में क्या हो जाएगा अपने बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 का देखते हैं। आइए, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में विशेष विवाह अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1954 में बच्चों पारित किया गया था। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, ये भी सही बात है। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, कोलकाता, वो मुंबई में है। कोलकाता शिफ्ट किया जाता है 1935 में, ठीक है, 1937 के अंदर। तो ये इसका मुख्यालय है मुंबई में, तो ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों सही कथन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में और 1937 में इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? कोलकाता से मुंबई ले जाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसका जो नेशनलाइजेशन होता है 1949 में होता है। चलिए, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी सही बात है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ये भी सही बात है। तो सारी बातें यहाँ पे सही है। जब ये बनाया गया था तब के हिसाब से लगाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से डी हो जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, न्यूयॉर्क में है। ये यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक भाषाएं, ये भी सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड दो आंसर इसके सही है। तो ऑप्शन में देखिए बी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया जो ये ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक जो और ठीक है लॉन्च हुई है उसके कौन है, मतलब कि राइटर कौन है? यहाँ पे है KGS ढिल्लों। कौन है बच्चों? KGS ढिल्लों है। हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया? तो ये परीक्षण जो किया है वो यूक्रेन ने किया है बच्चों। किसने किया है? यूक्रेन ने इसका परीक्षण किया है। और इसकी जो रेंज है 3000 किलोमीटर रेंज है इसकी बच्चों। ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, 3000 किलोमीटर तक इससे टारगेट किया जा सकता है। हाल ही में AI चलित XL AUV गोस्ट शार्क के पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? तो ये किसने किया बच्चों? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में क्या किया? इसका अनावरण किया गया है। कब, किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलियन किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रिस्बेन, अगर आपको याद आ रहा हो तो ब्रिस्बेन में क्या होगा 2032 में, तो ओलंपिक क्या होगा? ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ओलंपिक क्या किए जाएंगे बच्चों? ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सलूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।